नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय पर ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान और समय के रचनात्मक उपयोग हेतु यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इमाइल दुर्खिम द्वारा दी गई यह अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें दुर्खिम ने एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा श्रम विभाजन पर प्रकाश डाला और बताया कि जैसे जैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है, श्रम विभाजन भी बढ़ता जाता है। दुर्खिम ने अपनी प्रथम कृति डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में श्रम विभाजन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है और इस पुस्तक में 16 अध्याय हैं, जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप से श्रम विभाजन पर प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि श्रम विभाजन क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। वैसे तो खैर नाम से भी हमें समझ में आ रहा है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम देना अथवा किसी एक कार्य को करने के लिए उसे अनेक व्यक्तियों में बांट देना। दुर्खिम ने सर्वप्रथम प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से श्रम विभाजन पर प्रकाश डाला। तो श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन से तात्पर्य है कि जो भी कार्य है उस कार्य का बंटवारा कर देना, उस कार्य को व्यक्तियों के बीच में बांट देना ही श्रम विभाजन कहलाता है। श्रम का विभाजन करना। श्रम विभाजन के अंतर्गत विभाजित काम में प्रत्येक भाग को किसी प्रथम व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संपादित किया जाता है। अतः किसी समाज में किसी कार्य को संपादित करने वाले व्यक्तियों के बीच संपन्न की जाने वाली क्रियाओं एवं सेवाओं के वितरण एवं विभिन्नीकरण की प्रक्रिया श्रम विभाजन कहलाती है। अर्थात श्रम विभाजन में बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक कार्य को करते हैं। उस कार्य में उन सब का हिस्सा होता है, बंटवारा होता है और अलग अलग कार्य में उनकी विशिष्टता होती है। इसके कारण उनमें आपस में एक जुड़ाव हो जाता है, एक समझौता हो जाता है और कार्य भी आसानी से हो जाता है। तो दुर्खिम ने श्रम विभाजन को आधुनिक औद्योगिक समाजों के लिए अनिवार्य तत्व माना है, क्योंकि जैसे जैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है, लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, उसी तरह समाज में आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आता है और आवश्यकताओं में परिवर्तन आने पर श्रम का विभाजन करना अनिवार्य हो जाता है। इसका प्रमुख कार्य नैतिकता का संचार करना है, समाज में सुदृढ़ता उत्पन्न करना है ताकि व्यक्तिगत अहम स्वतंत्रता, निष्ठुरता तथा क्रूरता को नियंत्रित किया जा सके। जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता है, कार्यों में विशेषीकरण बढ़ता है। तो दुर्खिम का यह मानना था कि जैसे जैसे समाज में श्रम विभाजन बढ़ता है, आपस में एक दूसरे पर आश्रितता बढ़ती है, परस्पर निर्भरता बढ़ती है। इससे समाज में एकता उत्पन्न होती है और इस एकता से समाज में सुदृढ़ता आती है। इमाइल दुर्खिम द्वारा यह भी बताया गया सामाजिक उद्विकास एवं श्रम विभाजन का विकास, कि जैसे जैसे समाज का उद्विकास होता है, समाज में परिवर्तन आता है, समाज सरलता से जटिलता की ओर जाता है, उसी तरह समाज में श्रम विभाजन का भी विकास होता है। सरल समाजों में श्रम विभाजन आसान हुआ करता था और जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, वैसे वैसे श्रम विभाजन में विस्तार होता गया। दुर्खिम के अनुसार प्राचीन समाज से आधुनिक समाज तक होने वाले सामाजिक उद्विकास को निरंतर बढ़ते हुए श्रम विभाजन का परिणाम कहना चाहिए। श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या के घनत्व से है, कि जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है, वैसे वैसे समाज में श्रम विभाजन भी बढ़ता जाता है। प्राचीन से आधुनिक समाज में सामाजिक उद्विकास का जिस तरह से क्रम चला है, उसी तरह से श्रम विभाजन का भी विस्तार हुआ है, श्रम विभाजन भी विस्तृत रूप से दिखाई दिया है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि श्रम विभाजन क्या है।
श्रम विभाजन, श्रम का विभाजन, कार्यों का बंटवारा, विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग कार्यों को किया जाना श्रम विभाजन कहलाता है। और श्रम विभाजन सामाजिक उद्विकास के साथ निरंतर चलता रहता है। जैसे जैसे समाज में विकास होता है, उद्विकास होता है, परिवर्तन आता है, उसी तरह से समाज में श्रम विभाजन का भी परिणाम के रूप में देखा जा सकता है, निरंतर परिवर्तन आता है। तो श्रम विभाजन के प्रकार ये क्या हैं? श्रम विभाजन से नवीन समूहों का निर्माण होता है और नवीन समूहों में एकता पैदा की जाती है। सबसे पहले तो क्योंकि इसमें कार्यों का बंटवारा किया जाता है, एक ही कार्य को बहुत सारे लोगों द्वारा मिलकर किया जाता है, तो इससे श्रम विभाजन से नवीन समूहों का विकास होता है। कई सारे नए नए समूह समाज में विकसित होते हैं, उनका निर्माण होता है। और इसका दूसरा प्रमुख प्रकार है नवीन समूहों में एकता पैदा करना। श्रम विभाजन के द्वारा जो नवीन समूह बने हैं उनमें एकता पैदा की जाती है, क्योंकि जब श्रम का विभाजन होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, तो उनमें परस्पर निर्भरता भी बढ़ती है और परस्पर निर्भरता और अंतःक्रिया से समाज में नवीन जो समूह बने हैं उनमें एकता उत्पन्न होती है। तो दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन समूह का निर्माण करता है और उनमें संश्लिष्टता पैदा करता है। श्रम विभाजन वो है जिससे समाज में एक नए ग्रुप का निर्माण होता है, कई सारे नए ग्रुप बनते हैं और इन नए ग्रुप्स में संश्लिष्टता, एकता स्थापित होती है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान रूप से विचार करने एवं व्यवहार करने से ही सामाजिक एकता प्रकट होती है। व्यक्तियों एवं समाज में पाई जाने वाली समानता, असमानता दोनों ही समाज में एकता उत्पन्न करती है। जैसा कि दुर्खिम बता रहे हैं कि समाज में श्रम विभाजन से दो प्रकार के प्रकारें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नवीन समूहों की स्थापना हो रही है और नवीन समूहों में एकता स्थापित होती है। तो ये एकता क्या है? एकता ये है कि जब विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है तो वे अलग अलग रूप से एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। इसी से समाज में नवीन समूहों में संश्लिष्टता, एकता की स्थापना होती है और एकता समानता और असमानता दोनों ही रूपों में देखी जा सकती है। यदि व्यक्ति समान है तो भी वह एक रूप हो सकते हैं और व्यक्ति यदि असमान है तो अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वे एकता के स्वरूप में बन सकते हैं। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन में ही एकता का रहस्य छिपा है। सामाजिक एकता एक नैतिक घटना है, यह सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। तो जैसे कि इन्होंने श्रम विभाजन के प्रकार में बताया कि सामाजिक एकता उत्पन्न करना, तो सामाजिक एकता एक नैतिक घटना है क्योंकि इसके अंतर्गत समूह को, समाज को नैतिक रूप से देखा जाता है। सामाजिक एकता की स्थिति एवं स्वरूप में जनसंख्या, आकार एवं श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं और इसी आधार पे समाज में दो प्रकार की एकता का जन्म होता है। क्योंकि हमने देखा है कि प्राचीन काल से अब तक समाज में निरंतर परिवर्तन आ रहा है, तो इसी आधार पे, जनसंख्या के स्वरूप के आधार पे, जनसंख्या के आकार के आधार पर दुर्खिम ने सामाजिक एकता को दो प्रकारों में बांटा है, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। यांत्रिक एकता यह समरूप समाजों में पाई जाती है जहां पर विभिन्नता बहुत कम देखने को मिलती है, और सावयवी एकता यह आधुनिक जटिल समाजों में पाई जाती है जहां पर बहुत अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है और अन्योन्याश्रितता का संबंध यहां पर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यांत्रिक एकता के बारे में, मैकेनिकल सॉलिडरिटी। दुर्खिम ने कहा, इस प्रकार की एकता प्राचीन, सरल, छोटे, अविकसित, आदिम एवं पिछड़े समाजों में पाई जाती है। इसमें एकता का कारण सभी क्षेत्रों में एक रूपता का होना है। दुर्खिम ने एक रूपता आधारित एकता को यांत्रिक एकता बताया है।
तो यांत्रिक एकता किसमें पाई जाती है? समरूप समाजों में मैकेनिकल सॉलिडरिटी पाई जाती है। सभी लोग समान जहां पर होते हैं उनमें जो एकता पाई जाती है उसे दुर्खिम के द्वारा यांत्रिक एकता का नाम दिया गया है। और इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण रीजन इन्होंने बताया है वो यही है कि इनमें एक रूपता पाई जाती है। श्रम विभाजन के अभाव या अल्पता के कारण इन आदिम समाजों में पाई जाने वाली यांत्रिक एकता की जो विशेषताएं बताई हैं वो निम्नलिखित हैं। तो यांत्रिक एकता क्या है? एक तो वह जो प्राचीन और सरल आदिम समाजों में पाई जाती थी और जिनमें एक रूपता पाई जाती थी। तो परिभाषा से भी हमें कई सारी विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो आगे हम स्टडी करेंगे यांत्रिक एकता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल सॉलिडरिटी। और इसकी पहली विशेषता है भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक एकता उन समाजों में पाई जाती है जहां भेदभाव नहीं पाया जाता, वहां पे समरूपता पाई जाती है। जो भी भेदभाव है वो लिंग के आधार पे, आयु के आधार पर हो सकता है। बाकी उन समाजों में वह सरल समाज होते हैं जिनमें भेदभाव नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का कोई आधार नहीं होता। इसका दूसरी जो विशेषता है व्यक्ति का द्वितीयक स्थान। यांत्रिक एकता वाले समाज कौन से हैं? सरल एवं आदिम समाज। तो इसमें व्यक्ति का स्थान द्वितीयक होता है, बल्कि समाज का स्थान महत्वपूर्ण होता है। इनमें व्यक्ति से अधिक समाज को महत्व दिया जाता है। तो यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति का स्थान सेकेंडरी होता है। थर्ड विशेषता है सामूहिक चेतना। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना पाई जाती है। इनमें जो व्यक्ति सोचता है उसके स्थान पर समाज की जो सामूहिक रूप से विचार होता है वह महत्वपूर्ण होता है और समाज में एक सामूहिक चेतना के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट, आचार संहिता। यांत्रिक एकता की वही है, क्योंकि यहाँ पे समाज को अधिक महत्व दिया जा रहा है तो समाज का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन निर्धारित करता है, अपना जीवन चलाता है। इसकी अगली विशेषता है मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत समाज में व्यक्ति का व्यवहार समाज के द्वारा नियंत्रित होता है। समाज ये निर्धारित करता है कि आपको किस तरह का व्यवहार एक दूसरे के साथ करना है, क्योंकि ये सरल और भेदभाव रहित समाज हैं, अतः इनमें व्यक्ति से अधिक समाज को महत्व दिया गया है। इसकी अगली विशेषता है कानून, नैतिकता एवं सामाजिक नियंत्रण। तो यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून का प्रचलन था। यहाँ पर व्यक्ति के साथ में अपराध नहीं माना जाता था, बल्कि सामाजिक अपराध माना जाता था और समाज ही उसको नियंत्रित करता था। ये पूरी विशेषताओं में हमने ये ध्यान समझ में आया है हमको कि यांत्रिक एकता वाले समाजों में समाज का महत्व व्यक्ति से अधिक है। एकात्मकता और सामाजिक बंधन। व्यक्ति एक एकात्मकता में बंधा रहता है, उसके ऊपर समाज का एक बंधन होता है, उसी के अकॉर्डिंग वह व्यवहार करता है। वहाँ पर नेक्स्ट इसकी विशेषता है राजनीतिक शासन प्रणाली। राजनीतिक शासन प्रणाली यांत्रिक एकता वाले समाजों में सरदार वाली राजनीतिक शासन प्रणाली थी और वह वंशानुगत होती थी, उसी के आधार पर उसको पद प्राप्त होता था। इसकी अगली विशेषता है आर्थिक संगठन। यांत्रिक एकता वाले समूह जो होते हैं उनमें संपत्ति सामूहिक होती है, कोई भी यहाँ पर व्यक्तिगत संपत्ति नहीं पाई जाती है। समूह का सभी पर अधिकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से लेता है और अपना अपना काम करता है। तो यहाँ पे जो आर्थिक संगठन है वह सामूहिक रूप से ही देखा जाता है। एंड नेक्स्ट है धर्म एवं विचारधारा। व्यक्तियों में धार्मिक भावना बहुत अधिक होती है और धर्म और विचारधारा के आधार पर ही वे अपना व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यांत्रिक एकता वाले जो समाज हैं, यांत्रिक एकता की क्या क्या विशेषताएं हैं। इनमें भेदभाव रहित समाज पाया जाता है, समाज का महत्व व्यक्ति से अधिक होता है, सामूहिक संपत्ति पाई जाती है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त
दूसरी विशेषता, दूसरी जो एकता का वर्णन इमाइल दुर्खिम के द्वारा किया गया है वह है सावयवी एकता। इस प्रकार की एकता जटिल, आधुनिक एवं प्रौद्योगिक समाजों में विद्यमान होती है। इन समाजों में सभी क्षेत्रों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं तथा प्रतिकारी कानून व्यवस्था देखने को मिलती है। इन समाजों में भिन्नता का कारण श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। तो हमने देखा कि यांत्रिक एकता सरल समाजों में पाई जाती थी, वहां पर विशेषीकरण ज्यादा नहीं पाया जाता था। पर जैसे जैसे हम सरल से जटिल समाजों की तरफ चलते हैं, जनघनत्व बढ़ता जाता है और व्यक्तियों की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, तो समाज में या एकता का भी परिवर्तन होता है और सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का विकास होता है। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी इसको इसलिए कहा गया है जैसे कि हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। आंख देखने का कार्य करती है, कान सुनने का कार्य करते हैं और मुंह बोलने का कार्य करता है, लेकिन ये सब मिलके एक बॉडी को बनाते हैं, हमारे शरीर को बनाते हैं और अलग अलग कार्य करते हुए समाज में, जैसे बॉडी में एक एकता का स्थापन होता है, उसी तरह समाज में भी एक एकता का स्थापन होता है। तो सावयवी एकता जटिल समाजों में पाई जाती है जिनमें बहुत अधिक विभेदीकरण होता है, भेदभाव पाया जाता है, ऊंच नीच पाई जाती है, अलग अलग विशेषताएं अलग अलग व्यक्तियों में पाई जाती है। तो अब हम समझते हैं सावयवी एकता की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। सबसे पहली इसकी विशेषता है विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया, अर्थात जो सरल समाज थे उनमें विभेदीकरण बहुत कम पाया जाता था, लेकिन सावयवी एकता वाले समाजों में विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात बहुत सारा विभेदीकरण पाया जाता है। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की आवश्यकता और अलग अलग तरह के कार्य इसमें देखने को मिलते हैं। सावयवी एकता की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सेकंड इसकी विशेषता है समाज के विभिन्न अंगों एवं व्यक्तियों के अन्योन्याश्रित में वृद्धि। तो जैसे कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है, तो अलग अलग कार्य करने के कारण उनमें विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न अंगों में परस्पर निर्भरता बढ़ती जाती है। हमने देखा है कि जैसे घर बनाते हैं तो घर बनाते समय हमें कारपेंटर की भी ज़रूरत होती है, प्लम्बर की भी ज़रूरत होती है, लाइट फिटिंग वाले की भी ज़रूरत होती है, कारीगर की आवश्यकता होती है, मजदूर की आवश्यकता होती है और भी कई सारे लोगों की हमें आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? ये है विशेषीकरण, और विशेषीकरण के कारण इनमें आपस में अन्योन्याश्रितता में वृद्धि हो जाती है, व्यक्ति बहुत सारे लोगों पर डिपेंड हो जाता है। तो सावयवी एकता में समाज के विभिन्न अंगों एवं व्यक्तियों के अन्योन्याश्रितता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है श्रम विभाजन में वृद्धि तथा विभिन्न व्यक्तियों का विकास। तो जैसे जैसे श्रम विभाजन होता है वैसे वैसे विभिन्न व्यक्तियों का भी विकास होता है। व्यक्ति अधिक विचार करने लगता है और अधिक कार्य करने लगता है। तो श्रम विभाजन में वृद्धि से व्यक्तियों के विकास में भी वृद्धि होती है। इसकी अगली विशेषता है सामूहिक प्रतिनिधान। सामूहिक प्रतिनिधान एक ऐसी अवधारणा है जो इमाइल दुर्खिम के द्वारा ही दी गई थी, और इन्होंने बताया था कि व्यक्तियों के विचारों से अधिक समूह के विचारों का महत्व। अलग अलग तरह के जब समूह संगठित होता है तो उस पर व्यक्तियों के साथ साथ व्यक्ति के समूह के विचार भी हावी होते हैं, समूह के अपने विचार होते हैं। इसकी अगली विशेषता है कानून। सावयवी एकता वाले समाजों में प्रतिकारी कानून पाया जाता है। व्यक्ति ने जो कार्य अपराध किए हैं उसका दंड उसको समाज के द्वारा, समूह के मतलब नियम बने होते हैं, नियमों के आधार पर ही उसको अपने अपराध का दंड दिया जाता है। इसकी अगली विशेषता है मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान। सावयवी एकता वाले समाजों में मानव का व्यवहार जटिल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर विभेदीकरण बहुत अधिक पाया जाता है, आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं और समूह में एक दूसरे पर आश्रितता बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पर मानव का व्यवहार बहुत जटिल हो जाता है। इसकी अगली विशेषता है कानून, नैतिकता एवं सामाजिक नियंत्रण। सावयवी एकता वाले समाजों में प्रतिकारी कानून पाया जाता है। व्यक्ति पर
प्रतिकारी कानून के हिसाब से समाज नियंत्रण करता है और उसके व्यवहार को ये बताता है कि यदि आपने कोई गलत कार्य किया है तो निश्चित रूप से आपको दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। और एकता तो चूंकि नैतिकता स्थापित ही करती है, जो भी एकता है, यांत्रिक या सावयवी एकता, समाज में नैतिकता की स्थापना करने के लिए ही निर्मित की जाती है। तो इसकी अगली विशेषता है एकात्मकता और सामाजिक बंधन। सावयवी एकता से समाज में एकात्मकता स्थापित रहती है, समाज बना रहता है और एक दूसरे पर आश्रित होने से उनके अंदर एक सामाजिक बंधन का भी विकास हुआ रहता है। तो सावयवी एकता समाज में सामाजिक बंधन को स्थापित करती है। राजनीतिक शासन प्रणाली। सावयवी एकता वाले समाजों में ज़्यादातर प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पाई जाती है और ये देखा जाता है कि यहाँ पर व्यक्ति को भी महत्व दिया जाता है और व्यक्ति अपने व्यवहार को देखते हुए अलग अलग तरह से निर्णय ले सकता है और समाज के हित में कार्य कर सकता है। इसकी अगली विशेषता है आर्थिक संगठन। सावयवी एकता वाले समाजों में बचत की व्यवस्था पाई जाती है, आर्थिक संवर्णात्मक व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। व्यक्ति अपने विकास के लिए कार्य करता है और अधिक से अधिक बचत करने का प्रयास करता है, क्योंकि यहाँ पर संपत्ति व्यक्तिगत होती है। जब भी व्यक्ति अपने अर्जन करता है, कोई भी कार्य करके अपनी संपत्ति में वृद्धि करता है, तो वह उसकी स्वयं की संपत्ति होती है। इसीलिए यहाँ पे बचत की आर्थिकी पाई जाती है। व्यक्ति अधिक श्रम करता है, अधिक अर्जन करता है और अधिक बचत करता है। धर्म एवं विचारधारा। यहाँ पर धर्म का महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है और व्यक्ति अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग भी अपनी लाइफ जीने लगता है। तो सावयवी एकता उन समाजों में पाई जाती है जहाँ पर जटिलता होती है और आधुनिक समाजों में सावयवी एकता को ही देखा जाता है। वर्तमान समाजों में चूंकि विशेषीकरण बढ़ गया है, विभेदीकरण बढ़ गया है, इसीलिए परस्पर आश्रितता भी बढ़ गई है और इस आश्रितता से ही समाज में एक एकता का स्थापन होता है, वह कहलाता है सावयवी एकता। चूंकि यह समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कार्य को किए जाने के कारण स्थापित हुई है और वे सारे अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग लोग कई सारे मिलकर कार्य करते हैं, तो समाज में एक सावयवी एकता की स्थापना करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग वर्क करते हुए भी एक बॉडी को बनाते हैं, वैसे ही समाज के विभिन्न अंग, विभिन्न व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हुए समाज में एक एकता का स्थापन करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं सावयवी एकता। तो हमने पढ़ा यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के बारे में। अब हम देखते हैं इन दोनों के अंतर, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। तो यांत्रिक एकता समानता पर आधारित है और सावयवी एकता श्रम विभाजन पर आधारित होती है, क्योंकि यांत्रिक एकता सरल और समान जो सरल समाज है उनमें पाई जाती है। तो इसका अगला अंतर है, यह अल्प विकसित समाजों में व्याप्त होती है, जबकि यह सावयवी एकता विकसित समाजों में व्याप्त होती है। यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून की प्रचुरता होती है और सावयवी एकता में प्रतिकारी कानून की प्रचुरता होती है। इसमें निरपेक्ष सामूहिक सत्ता होती है, मतलब यहाँ पे समाज को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्तिगत कार्य एवं चिंतन के अधिक अवसर होते हैं, मतलब व्यक्ति को भी यहाँ पर महत्व दिया जाता है। यांत्रिक एकता में अत्यधिक धार्मिकता पाई जाती है और सावयवी एकता में बुद्धिमान, तार्किकवाद और मानव की ओर अभिमुख धार्मिकता पाई जाती है, मतलब तार्किक रूप से आप विचार करके अपने व्यवहार को धार्मिक बना सकते हैं। यांत्रिक एकता मानव हितों से श्रेष्ठ एवं तर्क से परे होती है, जबकि सावयवी एकता न्याय ही श्रेष्ठ, मूल्य अमूर्त एवं सामान्य होता है, मतलब यहाँ पे न्याय को अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन के कारण। अब तक हमने पढ़ा श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन कार्यों का बंटवारा, और इससे समाज में नवीन समूहों की स्थापना होती है और समाज में एकता का स्थापन होता है। तो दुर्खिम द्वारा इस एकता को दो भागों में बांटा गया, यांत्रिक और सावयवी।
यांत्रिक एकता मैकेनिकल सॉलिडरिटी सरल समाजों में पाई जाती है और जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता जाता है उसी तरह से समाज में ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी सावयवी एकता की ओर हम स्थापित हो जाते हैं, सावयवी एकता की ओर हम चलने लगते हैं। तो दोनों की विशेषताएं और दोनों के अंतर को हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन के कारण। क्या कारण है श्रम विभाजन के? श्रम विभाजन के कारणों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक कारण और द्वितीयक कारण। प्राथमिक कारण जनसंख्या में वृद्धि। तो जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है समाज में भी जटिलता बढ़ती जाती है, आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और व्यक्तियों को कार्यों के अवसर भी बढ़ते जाते हैं। तो श्रम विभाजन होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या में वृद्धि। व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और आवश्यकताओं में वृद्धि से श्रम विभाजन में बढ़ती है, श्रम विभाजन बढ़ता है और श्रम विभाजन होता है। तो श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या में वृद्धि। द्वितीय कारण है सामूहिक चेतना में कमी। पहला कारण है सामूहिक चेतना में कमी, क्योंकि धीरे धीरे समाज में जब जटिलता बढ़ती जाती है तो समूह की चेतना के स्थान पे व्यक्तिगत चेतना उसका स्थान ले लेती है। तो सामूहिक चेतना में कमी होने से भी श्रम विभाजन में वृद्धि होती है। इसका नेक्स्ट कारण है पैतृकता का घटता प्रभाव। पहले क्या था कि व्यक्ति पिता जो वर्क करते थे उसके वही कार्य करता था, पर धीरे धीरे पैतृकता का प्रभाव घटता जा रहा है। व्यक्ति वह कार्य चुनता है जो उसको पसंद होता है या जिसको समाज में जिसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो पैतृकता के प्रभाव के घटने से भी श्रम विभाजन में वृद्धि हुई है, श्रम विभाजन की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि पिता के कार्य को ही यदि पुत्र करता है तो फिर श्रम विभाजन में कमी आ जाती है, लेकिन विभिन्न समय समय पर पैतृकता के प्रभाव के घटने से समाज में श्रम विभाजन की उत्पत्ति हुई है और वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्रम विभाजन के दो प्रमुख कारण हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। उसमें जनसंख्या में वृद्धि, सामूहिक चेतना में कमी और पैतृकता का घटता प्रभाव। अब चूंकि श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर तो हो गया है, तो उसके परिणाम क्या हैं ये भी हम देख लेते हैं। इसका पहला परिणाम है सभ्यता का विकास। तो जैसे जैसे अधिक लोगों द्वारा अधिक कार्य किया जाएगा तो समाज और सभ्यता का जरूर विकास होगा। तो श्रम विभाजन का सबसे पहला परिणाम है सभ्यता का विकास। सेकंड, प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता एवं विशेषीकरण। श्रम विभाजन से व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, कार्य करने की स्वतंत्रता, और उनमें विशेषीकरण आता है। वे अधिक से अधिक स्वतंत्र होकर और विशेषीकृत होकर बहुत अच्छे कार्यों को, बहुत अच्छे परिणामों को हमें देते हैं। तो श्रम विभाजन से प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता मिलती है और कार्य में विशेषीकरण आता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन। जब व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार कार्य करता है, अपने कार्यों को विशेषीकृत रूप में करता है, तो निश्चित रूप से समाज और व्यक्ति में परिवर्तन आता है। तो सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन श्रम विभाजन का एक परिणाम है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति। और जब परिवर्तन आता है, समाज में विशेषीकरण आता है, अधिक से अधिक लोग अधिक से अधिक संख्या में अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं, तो सामाजिक प्रगति भी होती है, सोशल प्रोग्रेस भी हम समाज में देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका परिणाम है व्यक्तिवादिता का विकास। समाज में श्रम विभाजन से व्यक्तिवादिता का विकास होता है। व्यक्ति अपने कार्यों को विशेषीकृत ढंग से स्पेशलाइजेशन के आधार पर करता है और धीरे धीरे व्यक्तिवादिता का समाज में विकास होता है। नेक्स्ट है नवीन समूहों की उत्पत्ति एवं आत्मनिर्भरता। श्रम विभाजन से नवीन समूहों की उत्पत्ति होती है, एक से अधिक समूहों का निर्माण होता है और समाज में आत्मनिर्भरता आती है। व्यक्ति अपने कार्यों में दक्षता लाता है और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता है। नेक्स्ट इसका परिणाम है प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव। इससे समाज में जैसे जैसे
श्रम विभाजन बढ़ता है, समाज में प्रतिकारी कानून बढ़ता है और नैतिक दबाव होता है। व्यक्ति वही कार्य करता है जो समाज के लिए उचित हो, जो समाज को अच्छी दिशा में ले जाए। समाज में नैतिक दबाव के कारण व्यक्ति अच्छे कार्यों को करता है और श्रम विभाजन का ये परिणाम है कि समाज में नैतिक दबाव रहता है। एंड नेक्स्ट है सावयवी सामाजिक एकता। सावयवी सामाजिक एकता के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सावयवी सामाजिक एकता क्या है। विभिन्न अंगों के द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग कार्य किया जाना और उस कार्य से समाज में एक एकता का स्थापन होता है, वह है सावयवी सामाजिक एकता। और जटिल समाजों में सावयवी सामाजिक एकता पाई जाती है। जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता है, समाज में सावयवी सामाजिक एकता का स्थापन होता है। तो हमने देखा श्रम विभाजन के परिणाम हैं सामाजिक प्रगति, सावयवी सामाजिक एकता, सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिवादिता का विकास, प्रतिकारी कानूनों की स्थापना, नवीन समूहों की उत्पत्ति और समाज में विशेषीकरण की स्थापना। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। विभिन्न जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि श्रम विभाजन किसकी अवधारणा है। इमाइल दुर्खिम द्वारा सामाजिक एकता को कितने प्रकारों में बांटा गया। यांत्रिक एकता किसे कहते हैं, यांत्रिक एकता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सावयवी सामाजिक एकता किन समाजों में पाई जाती है, यह यांत्रिक एकता से किस प्रकार भिन्न है। श्रम विभाजन के विभिन्न कारणों का उल्लेख कीजिए। श्रम विभाजन के परिणामों से अवगत कराइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमें विभिन्न क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलते हैं। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें और सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।